कुछ मजदूर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक आंदोलन शुरू करते हैं। वे अपने मालिक से बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां सुरक्षा गार्ड उनको बाहर ही रोक देते हैं। गार्ड हथियारों से लैस होते हैं। पहले मजदूर शांत रहते हैं, लेकिन जब एक मजदूर गार्डों पर पत्थर फेंकता है तो वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच मालिक मेगाफोन से घोषणा करता है और 2 मजदूरों को अपने पास बातचीत के लिए बुलाता है, लेकिन आंदोलन का नेता सांगाजी को नहीं बुलाया जाता। मालिक कहता है कि बाकी मजदूर घर लौट जाएं। मजदूर उसकी बात मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। फिर सांगाजी रात को अपने घर लौटता है। वहां उनकी पत्नी और छोटा बेटा संका उनका इंतजार कर रहे होते हैं। संका यह नहीं समझ पाता कि उसके पिता इन झगड़ों में क्यों पड़ते हैं। सांगाजी उसे समझाते हैं कि दुनिया के अन्याय के खिलाफ लड़ना हर इंसान का कर्तव्य है। इसके बाद परिवार सोने चला जाता है। सोने से पहले संका की मां उसे खिड़कियां बंद करने को कहती है, क्योंकि बारिश हो रही होती है। हालांकि संका बिजली से डरता है, फिर भी वह मां की बात मान लेता है। फिर 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मालिक ने जिन कर्मचारियों को बुलाया था वे अब तक वापस नहीं लौटते। तब सांगाजी अपने साथियों को फिर से इकट्ठा करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या। एक बार फिर वे सशस्त्र गार्डों का सामना करते हैं और इस बार भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सांगाजी का एक साथी उनकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। संगा, जो अपने पिता का पीछा करते हुए चुपचाप ये सब देख रहा होता है, अपने पिता की तरफ दौड़ता है और उनके शरीर के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। इस दुख और गुस्से में संगा गार्ड की एक ढाल उठा लेता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथों से एक विद्युत आवेश निकलता है जो चारों ओर मौजूद सभी को प्रभावित करता है। इस भारी शक्ति से संका और बाकी लोग पीछे गिर जाते हैं। इस घटना के बाद 1 साल बीत जाता है। संका और उसकी मां को गुजारा करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, इसीलिए उसकी मां एक दिन के लिए बाहर जाती है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता है और वह वापस नहीं आती। संका भूखा और अकेला खुद का ख्याल रखने की कोशिश करता है। उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीज यानी बारिश और बिजली का सामना करना पड़ता है। फिर कई और दिन गुजर जाते हैं, तब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है। वह अपना घर छोड़ देता है। एक सुबह वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ता है, लेकिन गली के लड़कों का एक गिरोह उसका पीछा करता है और वे उसे एक गली में घेर लेते हैं। संका खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह के 5 लड़के मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। वे उसका कान काट देते हैं और लकड़ी के लट्ठों से उसे मारने की तैयारी करते हैं। तभी सौभाग्य से उसी समय अवांग नाम का एक और लड़का वहां आता है और संका की मदद करता है। अवांग अपने मार्शल आर्ट के कौशल से उन 5 लड़कों को एक ही झटके में हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद अवांग संका को ट्रेन स्टेशन में अपने ठिकाने पर ले जाता है। वह उसे खाना खिलाता है और फैसला करता है कि वह संका को लड़ना सिखाएगा ताकि वह खुद का बचाव कर सके। प्रशिक्षण शुरू होता है और संका एक अच्छा और तेज सीखने वाला मार्शल आर्ट लड़का साबित होता है, लेकिन एक ब्रेक के दौरान फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर संका डर जाता है और भागकर एक वैगन के अंदर छिप जाता है। अवांग उसे देखकर पूछता है कि वह बारिश से इतना क्यों डरता है। संका जवाब देता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली हमेशा उसकी ओर आकर्षित हो रही है। यह सुनकर अवांग उसे दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है, जहां वे दोनों एक बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं। संका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। रात में दोनों तेजी से जा रही ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। अवांग एक डिब्बे तक पहुंचने में सफल हो जाता है और संका को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन संका पूरी कोशिश करने के बावजूद पीछे रह जाता है। अवांग उसे अंतिम सबक देते हुए कहता है कि जो उसने अब तक सीखा है उसका इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रखे और किसी पर भी भरोसा न करे। यह कहकर वह ट्रेन में चला जाता है। संका इस सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला करता है। अगले दिन वह एक बंदरगाह पर काम की तलाश में जाता है ताकि वह अपनी जीविका चला सके। जब वह लाइन में खड़ा होता है, एक गली का बच्चा उसे धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है, लेकिन इस बार संका चुप नहीं रहता। वह तेजी से घूमते हुए एक किक मारता है और अपनी जगह वापस ले लेता है। हालांकि लड़का अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को बुला लेता है और वे सभी संका के पीछे भागते हैं। भागते भागते संका एक कार में बैठे एक जोड़े से मिलता है। वे उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसकी देखभाल करने और उसे एक बेहतर जीवन देने का वादा करते हैं। लेकिन तभी संका को अवांग की दी हुई सलाह याद आती है कि किसी पर भरोसा मत करो। वह तुरंत कार से बाहर कूदता है और सड़क पर भाग जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अब संका बड़ा हो चुका है और एक वयस्क के रूप में अखबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा तकनीशियन का काम करता है। उसका शहर अपराध और बर्बरता से भरा हुआ है, लेकिन संका इन सब में हस्तक्षेप नहीं करता। वह शांत और एकांत जीवन जीना पसंद करता है। इस बीच शहर में कुछ लोग अपराध के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन संका एक विधायक द्वारा आयोजित रात्रि भोज में जाता है। वहां वह पेनोर से मिलता है, जो संगठित अपराध का प्रमुख है और लगभग पूरे शहर पर नियंत्रण रखता है। इसकी कहानी भी दर्द भरी है। संका की तरह ही पेनोर के पिता की भी अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उसके घर में आग लगा दी थी, लेकिन पेनोर इस घटना में बच गया था। फिर भी उसका चेहरा जल गया। उसके चाचा ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया ताकि वह अपनी पारिवारिक संपत्ति तक कभी न पहुंच सके। अनाथालय में पेनोर और अन्य बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन पेनोर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों को एकजुट किया और विद्रोह खड़ा कर दिया। उसने अनाथालय के क्रूर मालिकों को खत्म कर दिया और जल्द ही देश के सभी अनाथों को अपने सहयोगियों के रूप में संगठित किया। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में तेजी से उभरकर सामने आया। विधायकों के रात्रि भोज में पेनोर भी नवनिर्वाचित राजनेता दुर्गा उतामा से मिलने पहुंचता है, लेकिन दुर्गा उसे पहचान लेता है और यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर देता है कि वह जानता है कि पेनोर असल में कौन है। जब दुर्गा अपने परिवार के साथ घर लौट रहा होता है तो गलियारे में उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह मामले की जांच करने का फैसला करता है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने आता है जो अग्नि जादू का उपयोग करता है और दुर्गा को बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद दुर्गा जागता है और खुद को एक अनजान इमारत में पाता है। वह एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। तभी अचानक पेनोर वहां प्रकट होता है और दुर्गा से कहता है कि उसके अपमानजनक रवैये के कारण वह उसे एक उदाहरण बनाने जा रहा है। दुर्गा अपने परिवार को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन पेनोर उसकी बात नहीं सुनता। इसके बजाय वह रस्सियों में आग लगाना शुरू कर देता है। जब रस्सियां जलकर टूट जाती हैं तो दुर्गा का परिवार इमारत से नीचे गिरा दिया जाता है। अपने परिवार को बचाने की कोशिश में दुर्गा खुद भी रस्सी को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन वह भी गिर जाता है और अपने प्रियजनों के साथ इस दुनिया से चला जाता है। दूसरी ओर संका अपने बिस्तर में जागता है। उसे पास वाले अपार्टमेंट में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन संका दूसरों की समस्याओं में उलझना पसंद नहीं करता और उसे अनदेखा कर देता है। वह दिन के अंत में काम पर जाने की तैयारी करता है। काम पर संका अपने एक दोस्त से बात करता है जो शहर की हिंसा से तंग आकर उसे छोड़ने की योजना बना रहा है। बात करते समय अचानक एक आदमी अखबार के गेट की ओर भागता हुआ आता है। वह मदद की गुहार लगाता है क्योंकि गुंडों का एक गिरोह उसका पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। संका और उसका दोस्त शुरू में उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन तभी उनका सहयोगी अवांग दरवाजा खोलता है और लड़के को अंदर ले जाता है। जाने से पहले अवांग वादा करता है कि वह उसे सुरक्षित रूप से पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देगा। फिर अवांग उसे कहता है, यह शहर कभी नहीं बदलेगा अगर तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। इस बात से संका के मन में सवाल उठने लगते हैं और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। अगली सुबह संका देखता है कि वही उपद्रवी लोग एक बार फिर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वे दरवाजे के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वूलन नाम की एक युवती को ढूंढ निकालते हैं जो अपने छोटे भाई टेडी के साथ रहती है। डाकू उन दोनों को जान से मारने की धमकी देते हैं।
युवती और उसके भाई को खतरे में देखकर संका अंततः हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह डाकुओं पर घूंसे और लातों से हमला कर देता है। हालांकि अपराधियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे चाकुओं से लैस होकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार संका मार्शल आर्ट में सीखी हुई अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल करता है और उनकी हर चाल का जवाब देता है। फिर वह दूसरे अपराधी से सीधे टकराव के लिए आगे बढ़ता है। जब वह दूसरे अपराधी के साथ संघर्ष करता है तो वह अपराधी उठकर पीछे से संका पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन संका के लिए यह एक आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि जैसे ही वह अपराधी संका की ओर छलांग लगाता है, वूलन उसे उसकी शर्ट से खींचकर मेज पर गिरा देती है। संका इस मौके का फायदा उठाता है और दूसरे डाकू को अपने साथी से नीचे गिरा देता है। फिर वह दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। वूलन और टेडी उसकी लड़ाई के कौशल से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन संका जल्द ही वहां से चला जाता है। बाद में संका एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपना एक और दिन पूरा कर रहा था। जब वह अपनी टॉर्च से निगरानी कर रहा था तो दो डाकू बदला लेने के लिए वापस आ गए। वे अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आए थे। हालांकि सुरक्षा गार्ड समूह का एक बड़ा हिस्सा निपटाने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही और लोग वहां आए वह भागने पर मजबूर हो गया। संका खुद को अकेला पाकर समाचार पत्र प्रेस की ओर भागता है और तंग जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है। हालांकि वह पूरी तरह से गिरोह से बच नहीं पाता और इसलिए लड़ाई के लिए छत पर ले जाता है और गुंडे उसका पीछा करते हुए एक और टकराव शुरू कर देते हैं। इस संघर्ष में संका और गिरोह के बीच घूंसे और लातें चलती हैं। हालांकि अपने मार्शल आर्ट कौशल के बावजूद संका जल्द ही गिरोह के अपराधियों द्वारा गिरा दिया जाता है जो उस क्लब के हैं। वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार संका गिरोह से लड़ते हुए शक्तिहीन हो जाता और उसका शरीर छत से फेंक दिया जाता है। कोई भी साधारण इंसान उस गिरावट से बच नहीं सकता था, लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है और कई बिजली के बोल्ट संका पर गिरने लगते हैं। अचानक संका जाग जाता है और अपने शरीर में गिरती हुई विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह वह अपने अपार्टमेंट में उठता है। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और यह वूलन होती है जो उसे अपने भाई की देखभाल करने के लिए कहती है। इस बीच एक सभा में राजनेता दुर्गा की मौत के बारे में बहस कर रहे होते हैं और वे इस बात पर संदेह कर रहे होते हैं कि पेनोर इसके लिए जिम्मेदार था। हालांकि क्राइम बॉस खुद वहां आता है और अपनी बेगुनाही की पुष्टि करता है। वह सबको यह भी चेतावनी देता है कि वे अपने शब्दों पर ध्यान दें। इसके बाद पेनोर वहां से चला जाता है और उसका सहायक गजुल कहता है कि शहर के राजनेता भविष्य में समस्या बन सकते हैं। हालांकि क्राइम बॉस पहले ही अपनी योजना को अंजाम दे चुका है और चावल के गोदाम में अपने गुर्गों को एक रहस्यमय सीरम इंजेक्ट करने के लिए कहता है। वापस संका के घर पर वह टेडी को बताता है कि वह उसे अपनी बहनों के पास ले जाएगा क्योंकि उसे रास्ते में काम करना है। फिर वह बाजार में वूलन से मिलता है जो अन्य व्यापारियों को इकट्ठा करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चला रही है। संका फिर वूलन से अपने भाई को वापस ले जाने के लिए कहता है। तभी वही गिरोह घटनास्थल पर दिखाई देता है जिसने संका को छत से फेंक था। वे संका को अब भी जीवित देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे शहर की सड़कों के माध्यम से पीछा करना शुरू कर देते हैं। संका भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वे उसे घेर लेते हैं और उसे फिर से उनके साथ लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। संका का युद्ध कौशल उसे कई अपराधियों को एक साथ हराने में मदद करता है और वह उनके हमलों को जल्दी से रोकता और उनका मुकाबला करता है। हालांकि अपराधी उसे खत्म करने का फैसला करते हैं और उस पर कुल्हाड़ियां फेंकते हैं, लेकिन वह अचानक अपने हाथों से बिजली गिराकर डाकू को रोक देता है। एक पल के लिए वह अपने शत्रुओं पर बिजली का डिस्चार्ज छोड़ता है और उन्हें दूर धकेल देता है, जिससे वे चौंक जाते हैं। लेकिन जब संका फिर से बिजली की किरण छोड़ने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। इसलिए वह डाकू के लकड़ी के डंडे में से एक पकड़ लेता है और इससे वह गिरोह के बाकी सदस्य को खत्म करने में सफल हो जाता है। पूरी लड़ाई वूलन और उसके व्यापारियों द्वारा देखी जाती है जो संका के युद्ध कौशल से प्रभावित होते हैं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देता है और कुछ घंटों बाद वहां से चला जाता है।